नमस्कार, मैं प्रियंका गहलोत प्रिया कुमार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से लेखन का सफर की इस नई कड़ी में एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष। इस बार गर्मियों की छुट्टियों के कारण थोड़े से हम कार्यक्रम को लेकर लेट प्रस्तुत हुए हैं, तो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, वो बात तो आपने सुनी ही होगी। तो आइए, इस बार हम जिन रचनाकारा से मुलाकात करेंगे और जिनकी पुस्तक के बारे में बात करेंगे, वो एक उभरता हुआ सितारा है इस हिंदी साहित्य क्षेत्र में। उनकी अब तक 3 पुस्तकें आ चुकी हैं और वो हैं चेतना, किस्से कहानियां कविताएं मंच की सह संस्थापिका मीना सिंह मीन जी, और जिनकी पुस्तक मन के घाव ये एक कहानी संग्रह है। और हम आज बातचीत करेंगे, उनसे रूबरू होंगे। लेकिन जैसा कि लेखन का सफर के कार्यक्रम की हमने एक परिवर्तन के साथ नए साल में एक शुरुआत की है कि उनके पाठकों को भी हम जोड़ते हैं। जो भी अतिथि लेखक हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनके पाठकों से भी रूबरू होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बार उनके साथ कौन पाठक आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ेंगी नई दिल्ली से मोनिका सिंह मोह जी, और जुड़ेंगी मैनपुरी से डॉक्टर सुजाता वीरेश जी, और दिल्ली से ही जुड़ेंगी हुमा बेगम जी, और एक नई पाठक जुड़ रही हैं इंदौर से अनीता सिंह अपराजिता जी। आप सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत है लेखन का सफर कार्यक्रम में। फ्लोरिन पब्लिकेशन की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा है आप लोग सभी सकुशल होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं मीना जी की पुस्तक, जो कि कहानी संग्रह है और काफी बेहतरीन है। मैं खुद उस पर बात करने के लिए अपने आप को बताने से नहीं रोक पा रही हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि सबसे पहले मैं आप लोगों की प्रतिक्रियाएं ले लूं। तो सबसे पहले मोनिका जी से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मन के घाव पड़ते हुए उन्हें कैसा महसूस हुआ। मोनिका जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, मेरी आवाज आपको स्पष्ट आ रही है? जी जी, सबसे पहले तो मैं मीना जी को उनकी नई पुस्तक मन के घाव के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। उनकी पहले भी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, एक काव्य संग्रह और एक उपन्यास जो मैंने पढ़ा है। तो बहुत बेहतरीन तो लिखती हैं, हम सब जानते हैं। तो मैं बात शुरू करूंगी किताब के पृष्ठ से। तो जो किताब का कवर पेज है वो मुझे सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, क्योंकि मैंने भी सोच के रखा हुआ था कि कभी अगर फ्यूचर में कभी मेरी पुस्तक प्रकाशित होती है, वो समय मेरे जीवन में भी अगर कभी आता है, तो उसका कवर पेज ना मैं रेड ही रखूँगी। क्योंकि मुझे रेड कलर ना बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है और मुझे रेड कलर के कवर पेजेस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो एक वजह तो ये थी, और दूसरा इसमें मीना जी का स्केच है, और ये स्केच सुधीर यानी कि उनके पति ने ही बनाया है, जो कि इस आवरण में 4 चाँद लगा देता है। तो बहुत ही खूबसूरत पुस्तक का कवर पेज है, और जो शीर्षक है मन के घाव, तो पुस्तक को बहुत ही बखूबी परिभाषित करता है। बहुत खूबसूरत और बहुत सार्थक टाइटल है मन के घाव। तो ये किताब मीना जी ने अपने पिताजी और जो ससुर है, पिता समान ससुर जी को समर्पित की है। किताब में 11 कहानियाँ हैं, और 11 कहानियों को पढ़ते हुए, क्योंकि मैं कहानियों की डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, मैं चाहूँगी कि पाठक खरीदे और स्वयं पढ़े। तो मैं इन बिल्कुल। शॉर्ट बता देती हूँ कि 11 की 11 कहानियाँ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। सारी कहानियाँ अलग है, लेकिन अलग होते हुए भी एक सूत्र में बंधी हुई है, और वह है पुस्तक के जो मेन पात्र है, पूजा और प्रिया। प्रिया पुस्तक की मेन पात्र हैं, उनकी सखी पूजा। ये आपको सारी कहानियों में मिलेंगे, और हर कहानी अंत में एक सकारात्मक संदेश के साथ खत्म होती है। चाहे वो खुद के लिए लड़ने का हो, खुद के पैरों पे खड़े होने का, सशक्त बनने का हो, या फिर दूसरों की मदद करने का हो, तो हर कहानी एक सकारात्मक संदेश देती है आपको। 11 कहानियाँ हैं टोटल इस पुस्तक में। जो मेरी फेवरेट है वो मुझे रेनू अम्मा और माया तुम नायिका हो बेहद पसंद आई। माया तुम नायिका हो का जो टाइटल है ना, वो अपने आप में ही आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। मतलब अपने आप में ही संपूर्ण टाइटल है, उसको देख के ही आपको मोटिवेशन आ जाता है। तो ये दोनों कहानियाँ मेरी फेवरेट है इस पुस्तक की, और टाइटल्स भी मीना जी ने जो शीर्षक है वो भी बहुत खूबसूरत दिए हैं। और सबसे जो मुझे अच्छी बात लगती है मीना जी की लेखनी में, इनकी जो भाषा होती है लिखने की, वो बहुत सरल होती है। बहुत सरल और सहज भाषा में मीना जी लिखती हैं, लेकिन उतनी ही गहरी होती है। बहुत गहरे भाव होते हैं,
और कहानी पढ़ते समय कहीं पर भी आपको आप 11 की 11 कहानियां जब आप पढ़ेंगे आपको कहीं पर भी ना बोरियत महसूस नहीं होगी और कहीं पर भी भटकाव नहीं है कहानियों में। कहानियां पढ़ते समय आपका इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है। मैंने ये किताब ना 2 दिन में खत्म करी थी, हालांकि मैं 1 दिन में भी कर सकती थी, मुझे पढ़ने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, पढ़ने का शौक है पर ज्यादा मौका नहीं मिलता, लेकिन मन नहीं करता आपका छोड़ने का ना। आप जब कोई कहानी शुरू करते हो तो आप उसको खत्म जब तक नहीं कर लोगे आपको आपके मन में ना खलबली मची रहती है, बेचैनी रहती है। तो बहुत ही खूबसूरत कहानी है, बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है। इस पुस्तक की कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें, माया तुम नायिका हो जो कहानी है उससे ही मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे बहुत स्वागत है। ज्यादा मतलब मेरे दिल को छुआ। तो वो कुछ इस प्रकार है कि कहाँ भरेंगे ये घाव मन के हैं, नहीं क्या बात है। दिखेंगे ये भाव मन के हैं, पत्थरों से बहता होगा दरिया, नहीं बहेंगे ये घाव मन के हैं। बहुत तो ये बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया। बहुत बहुत खूबसूरत पंक्तियां। और सबसे अच्छी बात ये है कि हर कहानी में आपको कुछ लाइंस ऐसी मिल जाती है ना, कुछ को तो मीना जी ने खुद ही बोल्ड लेटर से हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन बहुत सी लाइंस ऐसी है कि जिनको पढ़ते हुए ना आप सोचते हो, आपको बहुत ज्यादा मतलब रुक जाते हो उन पंक्तियों में, सोचने पर मजबूर करती हैं। तो मुझे तो सभी कहानियों ने बहुत ज्यादा प्रेरित किया। बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है। और आप इस पुस्तक को अमेज़न और फ्लोरेंस पब्लिकेशन से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हो। तो मैं मीना जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और वो इसी तरह लिखती रहें, लोगों को प्रेरित करती रहें और साहित्य क्षेत्र में बहुत-बहुत बहुत ऊँचाइयाँ प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रियंका। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका, बहुत प्यारी प्यारी बातें आपने कही और जो पंक्तियां आपने पढ़ी हैं वो सच में पाठकों के दिल में सीधे उतरती है। और जिन लाइंस को बोल्ड किया गया है उनकी बजाय कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिन्हें मैंने खुद बिना पेंसिल लिए पढ़ती नहीं हूँ, मैंने अंडरलाइन किया है। बहुत सुंदर आपने बातें बताई उस पुस्तक के बारे में और मुझे यकीन है कि जो लोग सुन रहे हैं अभी हमारे श्रोता हैं उनके मन में जरूर उत्सुकता बढ़ रही होगी और उस उत्सुकता को, उस रोचकता को आगे बढ़ाते हैं हम आगे चलते हैं अपनी अगली पाठक की ओर, जो कि पेशे से एक अध्यापिका भी हैं और बहुत गहनता से स्वयं भी लिखती हैं और हमारे लेखन के सफर का हिस्सा कई बार बन चुकी हैं। जी मैं बात कर रही हूँ हमारी मैनपुरी से जो लेखिका है डॉक्टर सुजाता वीरेश जी का। अब हम उनकी ओर रुख करते हैं कि वो बताएं मन के घाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। सुजाता जी। नमस्कार। लेखन के सफर में जी सभी का मैं नमस्कार। सादर प्रणाम करती हूँ सभी को। मीना जी की सभी पुस्तकें जब से मैं उनके टच में रही हूँ मैंने पढ़ी है। इससे पहले मैंने जुनून और फैसला भी पढ़ी थी, उसके बाद मन के घाव उन्होंने मुझे भेजा भी था कि इस पर आप कुछ शुभाशंसा के तौर पर फॉरवर्ड के तौर पर कुछ लिखे। तो उससे पहले किताब आने से पहले भी मैंने उनकी किताब को पढ़ा। तो जी जैसे ही मैंने किताब को अपने हाथ में लिया, कहानियां पढ़ी, तो मैंने देखा कि आर के नारायण जो इंडो एंग्लियन उपन्यासकार है, कहानीकार है, उनकी मालगुडी डेज एक कहानी संग्रह है उनका। सबसे पहले जी मुझे वो याद आया। मालगुडी डेज में भी एक मालगुडी जो है एक गांव है, जिससे रिलेटेड उन्होंने काफी सारी कहानियां मालगुडी डेज में लिखी है। दूरदर्शन पर भी हम लोगों ने कभी अपने बचपन में देखा था इसको। तो जी हिंदी साहित्य में उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। हिंदी साहित्य में एक तरीके से मैं ये कहूंगी कि ये कुछ ही लोगों ने ये जो है इसका जो काम किया है इस क्षेत्र में, अ, अ, उसमें मीना जी का भी मैं समझती हूँ कि नाम आएगा, क्योंकि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट जो है मीना जी ने जो किया है कि एक प्रिया और पूजा को एक ऑब्जर्वर के रूप में लिया है। मैंने देखा कि प्रिया जो है वो एक हिस्सा तो है कहानी संग्रह का, लेकिन करेक्टर भी है, लेकिन एक ऑब्जर्वर है। वो ये देख रही है कि मन के घाव भरते हैं या नहीं भरते, शुरू से लेकर के आखिर तक। जहाँ पे वो खुद एक चरित्र के रूप में आई है और उसने खुद बताया है कि हाँ भाई मन के घाव नहीं भरते हैं, चाहे कितने जो दब जाते हैं, लेकिन मौका पा करके हवा और पानी जिस तरीके से बीज पाता है और वो उभर आता है, अंकुरित हो जाता है, इस तरीके से मन के भाव भी अंकुरित हो जाते हैं। तो मैंने मीना जी की जो शैली देखी वो विचारात्मक शैली और दृष्टांत शैली देखी। उन्होंने कहानियों को एक तरीके से उदाहरण कहना चाहिए, दृष्टांत कहना चाहिए, उदाहरण के तौर पर जैसे अपनी बात को पुख्ता करते हैं। हर कहानी जो है उनको इस बात को पुख्ता कर रही है कि हाँ भाई मन के घाव भरते रही है। तो उन्होंने विचारात्मक शैली और उदाहरण शैली का प्रयोग किया है,
दृष्टांत शैली का प्रयोग किया है और शीर्षक जो है वो हर कहानी में बिल्कुल सटीक होता चला जा रहा है कि हाँ, हर कहानी एक मैसेज दे रही है कि मन के घाव भरती नहीं है। तो शीर्षक बहुत अच्छा है। संवाद योजना जिन बिंदुओं पर मैं कहती हूँ कि हम एक तरीके से टिप्पणी या समीक्षा कर सकते हैं, तो संवाद योजना जो है उनकी बिल्कुल बहुत प्रभावशील है। और मोनिका जी ने जैसे बताया कि अगर कहानी को जब हम पकड़ लेते हैं किताब को तो छोड़ने का मन नहीं होता है। तो मोनिका जी, आपने समय के कमी के कारण 2 दिन में पढ़ी, मैंने एक रात में उसको खत्म किया था। मुझे जब किताब मिली तो मैंने पकड़ लिया उस किताब को और मैंने 2 बजे तक पढ़ा था उस किताब को और खत्म कर दिया था फ्लो में। उसी समय मुझे प्रियंका जी की भी किताब मिली थी, प्रियंका जी की किताब को भी मैंने वैसे ऐसे ही खत्म किया था। तो मतलब छोड़ने का मन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि किताब जब पकड़ लो तो कहानी में इतना फ्लो है और रोचकता बहुत है। मतलब जो लेखक का या कवि का एक गुण होता है कि जब वो अपनी कोई बात कह रहा है तो उसको रोचकता से कहे कि बीच में कहीं इस तरीके का नीरसता या व्यवधान ना आए कि पाठक ऊबने लगे। तो वो हम देखते हैं कि हमने पूरी कहानी संग्रह पढ़ा, 11 कहानियां हैं कहानी संग्रह में, लेकिन कहीं भी उबाऊ नहीं लगी और हल्के हल्के मैंने देखा बड़े संवेदनात्मक कहानियां हैं और मैसेज भी है कहानी में। रेणु अम्मा जो कहानी अभी मोनिका जी ने बताई, यही मेरी भी कहानी जो थी वो बड़ी फेवरेट कहानी, मतलब सभी लोगों को मुझे लगता है ये कहानी जो है वो पसंद आई होगी, रेणु अम्मा। और एक कहानी मैंने ऐसे बिखरो नहीं, ये समेटो खुद को, ये कहानी जो है ये अपने आप में इसका शीर्षक ही जो है बड़ा एकदम ऐसा लगा कि नहीं, पहले इसको पलट करके पहले इस कहानी को पढ़ ले। मतलब कहानी का शीर्षक इतना अच्छा था। तो हर दृष्टि से मैंने देखा कि संवाद योजना भी बहुत अच्छी थी, शीर्षक भी अच्छा था, उद्देश्य जो कहना चाहिए कहानी का जो है वो भी जब अगर हम किसी को मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, तो लेखक का एक ये भी जो है उत्तरदायित्व तो होता है कि हम कुछ ना कुछ समाज को दे करके जाएं। तो मन का घाव जो है ये कहानी संग्रह है, इससे हमें बहुत कुछ पाठकों को सीखने को मिलता है। तो इस कहानी संग्रह के लिए मैं मीना जी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनका लेखन में उत्तरोत्तर जो है, वैसे तो वो बहुत अच्छा शुरुआत से ही लिखती है, लेकिन उत्तरोत्तर उनके लेखन में जो है परिष्कार कहना चाहिए, बहुत अच्छा लिखती जा रही है और बहुत उसमें घुसती जा रही है लेखन में। तो आगे भी आप उनके और आने वाली पुस्तकों को पढ़ते रहेंगे। इसी तरीके की जो है मैं शुभकामना उन्हें देती हूँ और उनको मैं चाहूंगी कि इस तरीके के पाठकों के हमारे जो भी टिप्पणी है उनसे कुछ प्रेरणा मिले और वो आगे इसी तरीके से लिखती रहे। जो लिख रही है वो बहुत तेजी से उभरती हुई एक तरीके से मैं कहूंगी लेखिका के रूप में उभर रही है और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता जी, बहुत गहरी समीक्षा आपने की है, बहुत गहराई से, एक न केवल पाठक की नजर से बल्कि एक अध्यापिका की नजर से भी आपने पूरा गहराई से समीक्षा करके हमारे समक्ष रखा है। जरूर इससे पाठकों को लाभ भी होगा। देखिए, ये लेखन के सफर का उद्देश्य भी यही है कि हम जब पुस्तकों के बारे में बात करें तो उनकी पक्ष और विपक्ष दोनों बारे में बताएं और समझें और समझाएं। यही एक उद्देश्य है। पिछले 2 सालों से निरंतर लेखन का सफर इसी बारे में बात कर रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि किताबों को पढ़ा भी जाए, न केवल लिखा जाए, छापा जाए, बल्कि उन्हें पढ़ा भी जाए। और यहाँ पाठकों की प्रतिक्रियाओं का भी हमने जो कॉलम जोड़ा है वो इसी वजह से जोड़ा है ताकि एक पक्ष सामने आए। अभी तक लेखक स्वयं आके अपनी पुस्तक के बारे में बताता था, मगर जब पाठक बताता है तो उससे उस लेखक को भी प्रोत्साहन मिलता है और साथ ही साथ वो छुपी हुई बातें उभर कर सामने आती हैं जो एक लेखक स्वयं के लेखन के बारे में शायद कई बार जानता भी नहीं है कि अच्छा मैंने भी ऐसा लिखा है। जिस तरह से सुजाता जी ने आपने कई सारे बिंदु ऐसे रखे हैं, हो सकता है कि वो पक्ष मोनिका जी ने ना पकड़े हो, वो मैंने ना पकड़े हो, लेकिन आपने वो पक्ष हमारे सामने उजागर किए हैं। तो बहुत धन्यवाद सुजाता जी, कार्यक्रम में बने रहिए। अब हम अगली प्रतिक्रिया के लिए रुख करते हैं हुमा जी का और जानते हैं कि मन के घाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। स्वागत है हुमा जी। जी नमस्कार, एम आई ऑडिबल मैम? जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं मीना जी को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि इतनी अच्छी पुस्तक हमको पढ़ने को मिली, इतनी अच्छी कहानियां जो हमें प्रारंभ से लेके अंत तक बांधे रहती हैं। और ये जैसे कि मोनिका मैम ने भी बताया, मोनिका जी ने भी बताया
कि ये जो सबसे पहले तो इसका जो टाइटल है, शीर्षक है, उसने मुझे अपनी तरफ बहुत खींचा, मन के घाव, है ना। तो ये जो पुस्तक आई जब हाथ में, तो मेरी उत्सुकता बढ़ी कि मन के घाव के बारे में क्या बातचीत होगी, क्या कहानी होगी। तो जैसा कि मैंने देखा कि अब ये 11 भागों में बटी हुई छोटी छोटी कहानियां हैं, और हर एक चरित्र जो है वो बहुत अपने आप में मजबूत, बहुत स्ट्रांग और बहुत आशावादी है। और ये हर चरित्र जो है वो अपने मन में एक घाव लिए घूमता है, और वो घाव जो है वो कभी भरता नहीं है। और शुरू में ही जैसे कि एक सवाल से ये कहानी शुरू होती है, ये किताब शुरू होती है कि क्या मन के घाव कभी भरते हैं? ये जो सवाल है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें जो प्रिया का जो चरित्र है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, बहुत ही मजबूत चरित्र है। और उसमें मैं कुछ एक पंक्तियां इनकी, जैसे ऐसे बिखरो नहीं समेटो खुद को, में जो इन्होंने पंक्तियां प्रिया जी के माध्यम से कही है मीना जी ने, कि मन के घाव बहुत वक्त बीतने के बाद भी नहीं बढ़ते, क्योंकि कभी ना जी कभी खुद के साथ पेश आया कोई नया हादसा या फिर किसी और की तकलीफ को देखकर मन के घावों की वो सूखी पपड़ी अचानक से हट जाती है, और वो घाव एक बार फिर हरे भरे हो जाते हैं। तो देखा गया है कि जैसा कहा जाता है कि जो समय है वो बड़े बड़े घाव भर देता है, लेकिन यहाँ एक हकीकत ये भी है कि वो घाव कभी भरते ही नहीं है, बल्कि वो सूखी पपड़ी की मानंद हो जाते हैं, और जब कभी एक नया हादसा पेश हो जाता है तो वो हरे भरे हो जाते हैं। तो इस विचार को बखूबी इस पुस्तक के द्वारा समझाया गया है। इसकी जो भाषा है अगर देखा जाए तो बहुत ही सरल भाषा है, पढ़ने में बहुत ही मजा आया। इसमें रेणु अम्मा और जो माया तुम नायिका हो, ये दो मेरे दिल के बहुत करीब चरित्र हैं। और माया तुम नायिका हो में जो एक लाइन ने जो उस लड़की का जो चरित्र बदला है कि माया तुम नायिका हो, इस एक पंक्ति ने जो उसके जीवन को संवारा है वो अपने आप में बेमिसाल है। मतलब वो बहुत ही सुखद और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको पेश किया गया है। दूसरी बात ये कि जहां जहां भी चरित्र जो है, ये सारे के सारे चरित्र एक साधारण साधारण सा जीवन जीते हैं, और हम आसपास कहीं हमें नजर आ जाए। कहानी को बिल्कुल प्रिया जी ने बांध के रखा है, और इसमें एक जगह उन्होंने ये भी लिखा है कि आजाद हवा में सांस लेने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये जो जो भी एक ताना बाना बुना गया है शब्दों का, वो बहुत ही अपने आप में सहज और सरल है, और समझने में कहीं पर भी कोई परेशानी या कठिनाई महसूस नहीं होती। कोई भी शख्स देखिए अपनी जिंदगी में दुखों को देखना नहीं चाहता है, वो हमेशा ये चाहता है कि वो खुश रहे, सुखी रहे। तो इस बात को भी बखूबी समझाया गया है कि ये तो जिंदगी है, जिंदगी के दो पहलू हैं, वो सुख भी है और दुख भी है। ये दोनों ही चीजें जब तक हमारे जीवन में नहीं होती हैं तब तक हम जीवन को समझ नहीं पाते हैं। तो लेखिका, मैं ये देख रही हूँ कि मीना जी ने जिस तरह अपने चरित्रों को हौसला दिया है और उनको आशावादी बनाया है, वो शुरू से लेके अंत तक एक निरंतरता उसमें बनी रहती है, कहीं पर भी वो घटती या बढ़ती महसूस नहीं होती है, और आखिर में हर चरित्र आशावादी होकर एक नया जो है वो रूप और एक नया जो है वो रंग लेता है। एंड इसमें एक चीज और भी मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो ये है कि ये चरित्र हमें अपने आसपास ही कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, और उस जी चरित्र को पहचान कर हम उस कहानी के साथ अपने आप से जुड़ाव महसूस करते हैं। कई बार तो हमारे आंखों के सामने भी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जहां हमने अपनी सहेलियों से, अपने संबंधियों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं सुनी हैं। तो एक बार वो सारा का सारा इस पुस्तक के माध्यम से मुझे रिकॉल हुआ, और मैंने ये पाया कि हर कहानी तो हमारे, उसका जो ताना बाना है वो तो हमारे आसपास ही इर्द गिर्द घूमता रहता है, हम सब उसी से बंधे हैं, कहीं भी वो ताना बाना हमें टूटता हुआ नजर नहीं आता। ये चरित्र हमारे आसपास ही जो है हमको मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो ये पुस्तक जो है अपने आप में बहुत ही एक अच्छा संदेश, एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने वाली पुस्तक है।
जो ऐसे चरित्रों को जो कि निराश और हताश हो चुके होते हैं, लेकिन फिर वो किस तरह से एक प्रिया जी की मदद से वो आशावादी हो जाते हैं। इसमें इसको बखूबी जो है वो दर्शाया गया है। इसमें कुछ पंक्तियां तो बहुत ही अच्छी हैं जो मन को छू लेती हैं, कि जैसे ये कहा कि जो सबका दोस्त होता है दरअसल वो किसी का दोस्त नहीं होता। मतलब जी अपने आप एक एक मतलब एक साइकोलॉजिकल अगर एक इफेक्ट भी देखें तो वो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं वो हम पे प्रभाव डालती हैं, कि जो 10 सबका दोस्त होता है वो दरअसल वो दोस्त होता ही नहीं है, वो कुछ और ही होता है। तो इस तरह की जो विचारधारा है ये इस पुस्तक के माध्यम से जो है वो बताई गई है। जिंदगी को किस तरह लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते हैं, जब अपने साथ गलत होता है तो शीशे की तरह टूट कर बिखर जाते हैं और अपने लिए तकलीफ महसूस करते हैं, लेकिन जब वो स्वयं किसी और के साथ गलत करते हैं तो उन्हें तकलीफ नहीं होती, बल्कि वही लोग अपनी गलतियों को सबसे छुपाकर इज्जतदार और समझदार बने रहना चाहते हैं। तो ये हकीकत है, जीवन का फलसफा है कि अपनी गलतियों को कोई मानना या कोई पहचानना नहीं चाहता। और इसी तरह ये जो मन के घाव हैं ये समय समय पर नए हादसों के साथ हरे भरे होते रहते हैं। तो मैं मुझे जब से ये पुस्तक मिली है मैं तो अगली पुस्तक का भी इंतजार कर रही हूँ, और मेरी जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ गई है कि कब मीना जी की अगली पुस्तक जो है वो मेरे हाथ में आएगी और मैं उसको पढ़ूंगी। और मैं इसके साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं मीना जी को देती हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हुमा जी, बिल्कुल आपने बहुत बेहतरीन बातें बताई हैं पुस्तक के बारे में। कृपया सभी म्यूट कर लीजिए, शायद इको प्रॉब्लम हो रही है। जी, जैसा कि हुमा जी ने बताया कहानियों के बारे में, उनके शीर्षक के बारे में, तो कहानियों के जो चरित्र होते हैं वो इस तरह से असर डालते हैं कि हमें याद रह जाते हैं, चाहे वो माया तुम नायिका की बात हो या रेणु अम्मा हो। उसके अलावा सबसे पहली कहानी मन के घाव, जिसमें प्रिया का चरित्र उन्होंने गढ़ा है और आगे उसे एक सूत्रधार के रूप में बनाया है, और न केवल सूत्रधार बल्कि एक जीवन दर्शन उसके साथ में समझाने की कोशिश इस पुस्तक में प्रिया के माध्यम से उन्होंने की है। और साथ में दोनों चीजें हैं, एक जगह वो प्रश्न भी करती हैं कि मन के घाव भरते हैं कि नहीं भरते हैं, और अभी तक आपकी प्रतिक्रियाओं से यही पता चल रहा है कि घाव भरे ना भरे लेकिन हमें संभलना जरूर चाहिए। ये मीना जी की कहानियों से हमें पता चलता है कि वो किस तरह से कहानी को एक दुख से शुरू करके उसके बाद उस दुख को कम हो या ना हो, उस वजह को एक हैप्पी एंडिंग भले ना दे, लेकिन हाँ एक इस तरह का चरित्र जरूर बनाकर बाहर निकालती हैं कि वो मजबूत चरित्र हो जाता है कि मैं अपने दुख को स्वयं जी सकूं। यहाँ मुझे मन्नू भंडारी जी की पंक्तियां याद आती हैं कि कुछ हो ना हो, एक व्यक्ति में इतना साहस तो होना चाहिए कि वो अपना दुख खुद उठा सके। तो ये बातें उनकी कहानियों में झलकती हैं। लेखन शैली की बात जैसे कि हुमा जी ने और सुजाता जी ने। जी हुमा जी। और ऐड करना चाहूंगी कि जो प्रिया का चरित्र जो उन्होंने इसमें दर्शाया है, प्रिया जी खुद अपने संघर्ष से उभर कर आती हैं, एक आशा के साथ, एक नई आशा के साथ अपने चरित्र से उभर कर आती हैं, और फिर वो दूसरों के लिए किस प्रकार आशावादी साबित होती हैं। ये एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल। बिल्कुल हुमा जी, और यही खासियत भी है उनकी कहानियों की कि उसमें हर चरित्र को उन्होंने जो एक टूटा दबा कुचला, कहानियां सिर्फ एक ही विषय पर नहीं है, बहुत से सामाजिक मुद्दे भी हैं, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज हो या एक घरेलू हिंसा की बात हो, है ना। तो इस तरह के जो मुद्दे भी हैं और उसके बाद भी उस दबे कुचले व्यक्ति को उन्होंने आगे चल के इतना सशक्त व्यक्तित्व के तौर पर उभारती हैं। ये उनकी लेखनी का कमाल है और ये जरूर उनकी सोच को भी दर्शाता है, क्योंकि एक लेखन जो होता है वो लेखक की सोच को भी बताता है कि वो किस तरह से समाज को देखना चाहते हैं। तो बहुत प्रेरक है, न केवल सिर्फ मनोरंजक के लिए उनकी कहानियां हैं, वो कहानियां पढ़ते हुए स्त्रियों के लिए, और ये भी है कि स्त्री प्रधान है, सभी कहानियां स्त्री प्रधान है, और वो कहानियां जो है एक ताजगी भरती हैं, एक नई ऊर्जा भरती हैं जब आप उन्हें पढ़ते हैं। और व्यक्तित्व की, चरित्रों की बात करें तो ये चरित्र आसपास हैं, हमने सुने क्या प्रत्यक्ष कई बार देखे भी होंगे। कुछ रचनाएं तो ऐसी लगती हैं कि जैसे अपनी आंखों के सामने घटती हुई हों।
तो चलिए अब देर ना करते हुए अगली प्रतिक्रिया के लिए चलते हैं हम अनीता सिंह अपराजिता जी की ओर और जानते हैं कि उनके क्या भाव हुए मन के घाव पढ़कर। जी अनीता जी। नमस्कार आप सभी को। और सर्वप्रथम मैं मीना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी बेहतरीन किताब और कहानी संग्रह लिखी है, जिसकी कहानियां एक संदेश देती हैं, हमें एक मैसेज देती हैं, और वो कहानियां ऐसे विषय पे आधारित है जो आज भी प्रासंगिक है। हमारे आसपास ये घटनाएं घट रही हैं, हम न्यूज में, खबरों में, रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब चीज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उन्हीं सब प्रश्नों को, उन्हीं सब विषयों को लेकर मीना जी ने इतनी सुंदर कहानियों का कहानी संग्रह तैयार किया है। उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले तो मैं शीर्षक की बात करूंगी कि कहानी संग्रह का जो शीर्षक है मन के घाव, वो सब बहुत आकर्षित करता है। मैंने भी उसका शीर्षक पढ़ के ही उसे अमेज़न से मंगवाया था पढ़ने के लिए, क्योंकि एक मन में उत्सुकता हुई कि मैं पढ़ूं इसके अंदर मीना जी ने क्या लिखा है, उनकी कहानियां किस विषय पर आधारित है। और जब कहानी मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने भी 2 दिन में खत्म की वो पुस्तक, और बेहतरीन कहानियां हैं। सबसे पहले तो इसकी जो माने आप नायिका कह लीजिए, प्रमुख किरदार कह लीजिए, प्रिया जी, वो एक सशक्त किरदार है और वो मुझे बहुत प्रभावशाली लगी और उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि वो शुरू से पहली कहानी से लेकर आखिर तक सबके जीवन में झांकती हैं, सबके जीवन के अंदर क्या चल रहा है वो देखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं और समझना चाहती हैं। उनमें वो खुद पीड़िता हैं, खुद पीड़िता होते हुए भी दूसरों की वेदना को समझना चाहती हैं। वो एक संवेदनशील इंसान के रूप में मुखर हुई हैं। तो इसलिए मुझे प्रिया जी का किरदार सबसे सशक्त लगा। उसके अलावा उसमें रेणु अम्मा, पूजा जी हैं, रेणु अम्मा, माया तुम नायिका हो, ये कहानी भी बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि माया जो है उनकी माँ ने उन्हें 4 शब्द लिख के दिया। उस 4 शब्द ने ही उस लड़की को इतना प्रेरित किया कि वो आगे जाकर IAS ऑफिसर बनती है और अपने माँ के सपनों को पूर्ण करती है। वो भी बहुत सशक्त किरदार है और बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये कहानी माया तुम नायिका हो। और इसके अलावा निधि, राधा, मुस्कान, गर्विता जो कि एक छात्रा है और उसके साथ जो हादसा होता है उसके जीजा जी के द्वारा, वो भी समाज के कड़वे सच को रेखांकित करता है। ये चीजें रोजमर्रा हो रही है। तो मीना जी ने विषयों को बहुत ही सशक्त रूप में प्रस्तुत किया है अपनी हर एक कहानी के जरिए, और कहानी संग्रह को पढ़ के बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रेरणा भी मिली। उनके सभी किरदार, यहाँ तक कि पुरुष पात्रों में अनुराग भी बहुत प्रभावशाली रहे, क्योंकि उन्होंने पूजा के जीवन में नई खुशियां लेकर आए, वो उनका सहारा बने, उनके सपने को साकार किया। तो इस तरह से पुरुष पात्रों में अनुराग ने बहुत प्रभावित किया। छोटे बच्चे के किरदार में अमन, जो कि अपनी माँ से नफरत करता है, उसकी माँ उसे छोड़कर अचानक एक दिन चली जाती है और बाद में पता चलता है कि वो अब नहीं रही, और उसके पिता और माँ से वो नफरत करता है और वो बच्चा अकेले अपना जीवन यापन करता है और संघर्ष करके आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हर विषय को मीना जी ने रेखांकित किया है, तो ये और ज्यादा आकर्षित करता है। और आगे मैं कहना चाहूंगी कि मीना जी की भाषा बहुत सहज और सरल है। साथ साथ में उन्होंने जो कविताएं हर कहानी के साथ जुड़ी हैं, वो और सरस बना देती है कहानियों को, और एक अच्छा हमारे हम तक एक संदेश पहुंचता है बहुत अच्छा। तो इस तरह से मीना जी का कथा संग्रह बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बेहतरीन है। वो एक बेहतरीन लेखिका है, उन्हें मैं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। और उनकी कहानी की आखिरी की पंक्तियां मैं आप सबको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जबकि आप सबने पढ़ी है। वह इतना तो समझ चुकी है कि हमारे मन के घाव भरे या ना भरे, लेकिन वह किसी न किसी रूप में हमें सशक्त बनाते हैं। ये बिल्कुल सही है,
क्योंकि इसमें जितनी लोगों के बारे में ये कहानी है, चाहे जितनी भी इसकी नायिका है, जितनी भी इसके पात्र हैं, वो हमें एक ना एक संदेश देके जाती है। वो सशक्त रूप में आगे आती है। सबसे पहले उन्हें दिखाया गया कि वो कमजोर है, वो प्रताड़ित है, वो टूटी हुई है, बिखरी हुई है, लेकिन बाद में प्रिया एक ऐसी सशक्त पात्र है जो सब में साहस भरती है, उत्साह भरती है, उमंग भरती है, और वो सबको सशक्त रूप में आगे लेकर आती है। तो कहानियों का अंत बहुत ही सुंदर ढंग से मीना जी ने किया है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। हमारे मन का प्रत्येक दुख कभी ना कभी हमारी ताकत बनता है। आज प्रिया जानती है कि मन के यही घाव हमें जिंदगी जीने का नया नजरिया देते हैं। हमें जिंदगी, लोगों, रिश्तों और स्वयं को समझने की समझ भी इन्हीं मन के घावों से मिलती है। और बिल्कुल सार्थक पंक्तियां हैं, क्योंकि मन के घाव हमें सशक्त भी बनाते हैं। इस तरह से मीना जी का ये कहानी संग्रह बहुत ही बेहतरीन और उम्दा है। उन्हें फिर से बधाई देती हूँ, और आगे वो ऐसे ही उन्नति के पथ पे अग्रसर रहे, नई नई रचनाएं लिखती रहे, और हम उन्हें पढ़ते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मीना जी। बहुत 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 शुक्रिया अनीता जी, लेखन का सफर से जुड़ने के लिए। बहुत सार्थक आपने अपनी बातें कही पुस्तक के बारे में, और जरूर आज की प्रतिक्रियाओं से हमारे श्रोताओं को लाभ पहुंचेगा, और मन के घाव पढ़ने के लिए जरूर वो भी उत्सुक होंगे। हमारे साथ आज की अंतिम पाठक चेतना लवास जी, चेतना मंच की फाउंडर हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। चलिए अब हम उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं मीना जी की इस पुस्तक पर, मन के घाव पर। चेतना जी। नमस्कार आप सभी को। मीना जी की पुस्तक जो ऐसे तो किसी की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को बोलने की, कि वो हमेशा से ही इतना अच्छा लिखती आई है। मैं अभी से नहीं, से स्कूल टाइम से पढ़ रही हूँ, पर उनकी ये बुक आई है जो मन के घाव, इसकी मैंने हर एक कहानी को पढ़कर डायरेक्ट मीना जी को प्रतिक्रिया दी है। हर बार जब भी मैंने कहानी पूरी की तो उसको डायरेक्ट फोन करके बोला कि मीना मेरी वाली कहानी कितनी अच्छी लगी मुझे। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि सभी ने एक एक बुक के कहानी की सब चीजों के बारे में बोल चुके हैं कि कहानियां इतनी अच्छी है, सबको जोड़ के रखती हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप बुक को छोड़ सकते हैं, पर मैंने बारी बारी से ही पढ़ा, इकट्ठा नहीं पढ़ा, ताकि एक एक कहानी की मीनिंग्स भी ये समझ आए। मन के घाव सभी को पढ़नी चाहिए, यही कहना चाहूंगी मैं। तो बुक बिल्कुल सरल भाषा में लिखी गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कुछ समझ ना आए। और जो उनके सारी कहानियों में जिस जिस चीज पे बात की गई है या जो संदेश दिए गए वो भी स्पष्ट है। मैं ज्यादा नहीं बोल पाती ऑनलाइन आके, तो बस ये बुक सब जरूर पढ़ें। मीना जी की उम्दा लेखन शैली है, और मैं हमेशा पढ़ती हूँ, और सभी को ये कहूंगी कि सभी पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पाठकों का बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना समय दिया और आज हमसे मन के घाव पर जो बातचीत की है, जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, वो न केवल प्रतिक्रियाएं हैं, समीक्षाएं हैं, और उन बातों से जरूर बैक स्टेज बैठे हुए मीना जी का जो हृदय है वो भी दुख हो रहा होगा। और अब हम उनसे बातचीत आगे जारी रखेंगे, तो जो चाहे वो कार्यक्रम में बने रह सकते हैं, अन्यथा आप लीव करके बैक स्टेज भी जुड़े रह सकते हैं। तो ये सब प्रतिक्रियाएं आप लोगों ने सुनी मन के घाव पर, और अब कुछ गहरी बातें, कुछ उनकी पुस्तक से, उनके लेखन से संबंधित बातें हम सीधे करेंगे मीना जी से, और मैं उनकी पंक्तियों के साथ में उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उन्हीं की पुस्तक की पंक्तियां हैं, बेहद खूबसूरत है, सभी ने पढ़ी है, मैं भी खुद को नहीं रोक पा रही। तो इन पंक्तियों के साथ उन्हें मंच पर आवाज देती हूँ कि सुनो ये घाव गहरे हैं बहुत, सुनो ये घाव गहरे हैं बहुत, कभी भरते ही नहीं। एक चेहरे पर कई चेहरे हैं मगर दिखते ही नहीं। वो भी परेशान है, हम भी हैं परेशान अपने उसूलों से। क्या करें, उसूल हमारे जमाने से मिलते ही नहीं। आइए स्वागत करते हैं मन के घाव की रचनाकारा मीना सिंह मीन जी का। नमस्कार। नमस्कार मीना जी, हार्दिक स्वागत है आपका लेखन का सफर की इस कड़ी में। और बैक स्टेज आप सारी प्रतिक्रियाएं सुन ही रही थी, और आपकी चेहरे की खुशी चमक बता रही है कि ये जो पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिला है उससे मन जो है
गदगद हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मन भी गदगद हो रहा है और थोड़ी देर के लिए लिटरली मेरी आंखों में थोड़ा सा नमी भी आई है थोड़ी, जो कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो नमी होनी बहुत जरूरी है, बिल्कुल एहसासों को पनपने के लिए नमी होनी जरूरी है, जो कि आजकल लोग खोते जा रहे हैं। चलिए खैर, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज से आपसे प्रश्नोत्तर मैं शुरू करने जा रही हूँ। एक औपचारिक प्रश्न बस यही है कि बतौर लेखिका आपका सफर कब शुरू हुआ और वर्तमान समय में आप अपने लेखन से कितना संतुष्ट हैं? हालांकि प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी हैं, उनको आप अलग रखें, लेकिन एक अपना वक्तव्य होता है, वो मैं जरूर जानना चाहूंगी। जी, सबसे पहले तो मैं कुछ भी बोलने से पहले एक बार सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि लिखते बहुत लोग अच्छा हैं और डेफ़िनेटली हमें पता नहीं लगता क्योंकि उनके पाठक नहीं होते। और मन के घाव के पाठक मुझे बहुत बेहतरीन पाठक मिले हैं, इस चीज़ के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपने बुक की तहों को खोला है, उनकी परतों को पलटा है, जो भी आप सभी से मैंने सुना, उसी से मुझे ज्ञात हुआ कि हाँ, कुछ बेहतर था जो आप तक पहुँच चुका है। और लेखक का जो मेन ध्येय होता है लिखने का, वो यही होता है कि जो वो लिखे, वो उसके पाठक को समझ आ जाए, उसके पाठक तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी अपने सभी पाठकों को। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि नो डाउट हम किताबें लिखते हैं और हम इस भीड़ में और इस दौड़ में भी रहते हैं कि हमारी किताबें किसी बड़े इंसान के हाथ में, बड़े राइटर के हाथ में पहुँचे। डेफ़िनेटली मैंने भी पहुँचाई होंगी। लेकिन जो मेरा एक शुरू से एक थॉट था या मेरा विश्वास है कि आपके पाठक आपके ही लोग होंगे, आप कहीं किसी बड़ी अप्रोच को लेकर। तो वो चीज़ मैंने नोटिस की अपनी शुरू की पहली किताब से लेकर अभी तक। जो मेरे पाठक हैं, वो लेखक हैं, क्योंकि लेखक ही मुझे लगता है कि लेखक को समझ सकते हैं। तो बिल्कुल बतौर लेखिका तो मैं अपने आप को अभी भी नहीं कहती हूँ, मैं कभी अपने नाम के आगे लेखिका या कवित्री कहीं नहीं लगाती हूँ। लेकिन जो लेखन की शुरुआत है, वो एक आप ये कह सकते हैं कि मेरी लाइफ की एक कमी है कि मेरे पास डिस्कस करने के लिए कोई नहीं था। मेरी मॉम जो है काफ़ी मतलब पहले मुझे छोड़ गई थी, तो पापा का आपको पता है कि पापा लोग जॉब में होते हैं, तो उनसे आप डिस्कस नहीं कर सकते कुछ भी। तो जो मेरी लाइफ थी, जो मेरे लाइफ के क्वेश्चंस होते थे उस एज में, क्योंकि मैं उस वक़्त 12 साल की थी और 6th क्लास में थी जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी। तो एक बीमारी के चलते वो हमें छोड़ गई थी और डेफ़िनेटली भाई-बहन छोटे हैं, मैं ही सबसे बड़ी हूँ। तो उस टाइम जो क्वेश्चंस क्वेरीज आते हैं दिमाग में बच्चे के, वो मम्मी या पापा में से मोस्टली लड़कियां तो मेरे ख्याल से अपनी मम्मी से ही डिस्कस करती हैं। तो जो लेखिका बनने या जो पेन चलाने का जो सफर है, वो मेरा उसी दौर से शुरू हो गया था, क्योंकि जब सवाल उठते थे तो उनके जवाब ढूंढने के लिए कहाँ जा सकते हो आप। और मेरे साथ एक इशू है, मैं ट्रस्ट नहीं करती किसी पे जल्दी से, तो मैं किसी को बताना भी पसंद नहीं करती, मैं किसी से पूछना भी पसंद नहीं करती। और मैंने क्या किया, उस टाइम डायरियाँ नहीं होती थी क्योंकि इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी और डेफिनेटली बच्चों के पास तो नहीं होती थी। तो अपनी एक कॉपी को ही मैंने एक डायरी की शेप दी, उसे सजाकर एक डायरी बनाया और मैं उसमें रेगुलर कुछ ना कुछ लिखती थी। कभी कोई एक्सपीरियंस हो सकता था, कभी कोई थॉट हो सकता था, दिमाग में आया कुछ, कोई सवाल उठा कि ऐसी चीज़ें क्यों बोल रही हैं, या फिर ऐसा क्यों किसी ने मुझे कहा, या जो भी चीज़ें मतलब एक होती हैं उस टाइम बचपने में, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से आई तो यार क्यों आई मेरे ऊपर ही, मैं ही क्यों देखूं। तो वो जो सवाल होते थे, धीरे धीरे वो थॉट्स बढ़ते गए, वो बढ़ते गए, तो उन्हें किसी से बांट ना पाने की वजह से मैंने उन्हें लिखना शुरू कर दिया। तो ये सफ़र वहीं से चल रहा है और धीरे धीरे वो मेरा शौक बनता गया। और शौक आज बहुत सारे, क्योंकि एक उम्र है जब अनुभव आपके पास बहुत सारे पहुंच जाते हैं, तो उन अनुभवों को बांटने का शौक चढ़ चुका है, तो बस वही कर रही हूँ। क्या बात, बिल्कुल। ये जो आपने बात बताई, वो जिस उम्र की आपने बात कही है, उसे आज के समय में कहा जाता है टीनेज की शुरुआत होती है, 12-13 साल की जो उम्र होती है। और उस समय पर माता या पिता, किसी का भी हानि होना, किसी का ना होना, वो बड़ी समस्या करता है।
हाँ, ये कहते हैं कि मुख्यतः जो है बच्चे वो अपनी माँ से ज़्यादा खुलते हैं क्योंकि वो हर समय अवेलेबल रहती हैं। लेकिन आजकल का जो समय है जिसमें कि माता-पिता दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो उसमें भी वो समस्याएँ 2-4 होती हैं। लेकिन ये रहता है कि चलिए सुबह के जाके शाम को तो घर मिलते हैं और उस बारे में बात कर पाते हैं, कह सुन पाते हैं। लेकिन कितने भी हम मॉडर्न बन रहे हों या कुछ भी हो रहे हों, लेकिन उसके बावजूद जो मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि आप माँ से ही जो कुछ कह सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, वो उतना जल्दी पिता से कम कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं। और बहुत सी जगह तो कर भी नहीं इसमें पाते हैं। ये है कि कई बार समय नहीं होता पिता के पास और कई बार जी, बच्चे हाँ, अपने पिता से इतने घुले हुए नहीं होते कि आप उनसे कुछ डिस्कस वही कर सकें। वो पक्ष कुछ भी हो सकते हैं, वो पक्ष कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ एक एज फैक्टर भी जो आता है कि उस उम्र में जो है जिज्ञासा, प्रश्न, समझ ना आना, ये जो सारी बातें होती हैं जिसके लिए अभिभावक ईश्वर ने रचे हैं कि माता-पिता दोनों ही रचे हैं और उसमें किसी एक का खोना, तो वो दुःख और उसके बाद में फिर आपके सामने पूरी दुनिया हो प्रश्नों की, तो आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आपने उसे एक सकारात्मक मोड़ दिया अपनी लेखन से और आपने जो लिखने की काम शुरू किया है, ये वाक़ई में एक अच्छा काम है, बल्कि आज के समय में बहुत से काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखिए। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है अपनी भावनाओं को कहने का। चलिए अब किताब की ओर रुख करते हैं, तो मन के घाव के लिए बहुत सारी प्रशंसाएँ आपको भी मिली हैं, इसके कवर पेज के लिए भी और आपके जीवन साथी को भी बहुत-बहुत बधाई कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्केच आपका बनाया जो इस कवर में डिज़ाइन किया गया, बहुत सुंदर है। बात आती है जब शीर्षक की, अभी तक जितने भी ज़्यादा खुश हैं इस कवर को बना के ना। जी, मेरे पति मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं इस कवर को बनाने के बाद, देखने के बाद। जी, बहुत। सच में ये कवर भी बहुत आकर्षक है और जैसा कि इसका शीर्षक भी है और अभी तक हमारे पाठकों ने बताया ही है कि इस शीर्षक की वजह से ही आधे लोगों ने जो है आपकी पुस्तक मंगाई, उसे पढ़ा और पढ़कर जाना कि मन के घाव भरते हैं कि नहीं भरते हैं, इस प्रश्न के उत्तर ही आज हम इस कार्यक्रम में ढूँढ रहे हैं। तो इस शीर्षक से ही मेरा पहला प्रश्न है कि आपने इस प्रश्न का उत्तर ढूँढने के लिए जब ये कहानियाँ लिखी तो आपने क्या पाया? मेरा मतलब है कि आप क्या मानती हैं कि मन के घाव भरते हैं या नहीं? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहानी का अंत जो किया है, वहाँ मैंने क्योंकि डेफ़िनेटली उस कन्क्लूज़न को लिखने से पहले मैं भी पज़ल थी बहुत ज़्यादा कि कन्क्लूज़न क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे ये भी कहा यार ऐसा टाइटल देख के हमें नहीं किताब पढ़नी, पता नहीं किताब के अंदर क्या होगा। तो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल, ऐसी भी प्रतिक्रिया आई मेरे पास कि भई इसमें क्या ही लिखा होगा और हमें तो नहीं पढ़ना ये। हाँ, मैंने कहा ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि जिस तक पहुँचनी है उसी तक पहुँचेगी ना, जैसे कहते हैं कि प्रसाद है जिस तक पहुँचना है उसी तक पहुँचना है। वही चीज़ है थोड़ा-सा और कन्क्लूज़न जो मैं निकाल पाई हूँ अभी तक मेरे पाठकों तक जो पहुँचा है या फिर हो सकता है मुझे लगता है पाठक भी मेरे कन्क्लूज़न से सहमत होंगे कि मन के घाव कभी नहीं भरते। क्यों? क्योंकि अगर इंसान भावहीन है, अगर उसमें एहसास नहीं है, जैसे कि अभी नमी की बात है, उसमें नमी नहीं है, तो जो उसके साथ घटा वो किसी और के साथ घट रहा होगा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो उसको इग्नोर कर देगा आराम से। लेकिन अगर इंसान थोड़ा-सा भी ऐसा है कि वो एहसास करता है दूसरों के दुःख को समझता है, तो वो वहाँ अपने आप ही अटैच हो जाएगा। और जैसे ही वो अटैच होगा, डेफ़िनेटली हम दूसरों के दुःख से प्रभावित नहीं होते उतना, हम उस वजह से प्रभावित होते क्योंकि वो हमारे अंदर है। वो हमारे अंदर पहले से बैठा हुआ है, इसीलिए हम प्रभावित हो रहे हैं। तो इस वजह से कहने का मैं मतलब है हाँ, वो मतलब आप डिपेंड करता है किरदार टू किरदार। कई लोग होंगे जैसे कि हम आजकल आम समस्याएँ सुन रहे हैं सुसाइड की, लड़का हो, लड़की हो, माइंडसेट कैसा है इंसान का या उसको ब्रॉट अप कैसा मिला है, कैसे परिवार में वो पला-बढ़ा है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपका मानसिक स्तर आपको बहुत कुछ देता है और आपसे बहुत कुछ ले लेता है और इस ले लेने में इंसान की लाइफ भी होती है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो मन के घावों को आप दरकिनार करके आगे बढ़ जाएँगे। और अगर आप थोड़े से भी कमज़ोर हैं, तो फिर जो आजकल केसेस घट रहे हैं, हो रहे हैं, वो उसी का परिणाम है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें क्या दरकिनार नहीं
कर पाए। तो मन के घाव दरकिनार नहीं कर रहा है, या फिर जो है उन्हें सहने की जो सहन क्षमता होती है, समझने का जो मनोविज्ञान होता है, वो स्तर जो है आजकल के समय में, न केवल बच्चे तो नाजुक होते ही हैं मगर बड़ों में भी जो है वो बहुत स्तर घट चुका है। इसीलिए आत्महत्याएं जैसी इस तरह बड़े भी इसमें शामिल हैं जी, और अच्छी उम्र वाले लोग सुसाइड केस कर रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं। तो वो उन्हीं चीजों का परिणाम है वो, कि आप ठीक है, दुख है। मुझे नहीं लगता कि धरती पर कोई भी ऐसा प्राणी होगा जिसकी लाइफ में दुख ना हो। कोई नहीं, बिल्कुल कोई भी प्राणी नहीं होगा। आजकल एक तो सबसे बड़ी चीज है, आजकल आपको बिना दवाई खाता कोई नहीं मिलेगा। किसी न की दवाई हर इंसान खा रहा है। किसी में विटामिन डी की कमी हो, किसी में विटामिन ए की कमी हो गई, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है। तो सुखी तो कोई भी नहीं है, ठीक है। कारण सबका एक ही है, चिंता। चिंता, दुख। तो इसलिए वो चीजें हैं, किसी ने कुछ कह दिया, आपने बहुत ज्यादा ले लिया, तो वो आपका दुख है ना। और उससे उभरना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। उससे ज्यादा तो सीधी सी बात हो जाना, उससे ज्यादा आप उस इंसान को, भाई उसने मुझे ऐसा कहा था, मुझे नहीं रखना उससे कोई रिश्ता, तोड़ो, डिटैच करो, अलग रहो, वो ज्यादा आसान है। लेकिन वो दुख वो ज्यादा आसान है। तो सीधी सी बात है कि मन के घाव भरते नहीं हैं। नहीं भरते। ये एक ऐसी पंक्ति है जिसका उत्तर इसके प्रश्न में ही है कि भरते हैं कि नहीं भरते हैं। तो भरते नहीं है। चलिए, कहानियों के बारे में जब बात चल रही है तो अब कहानियों की बात करते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं आपकी कहानियों में, मगर एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है इसमें सामने आया है। मैं और मुद्दों के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन इस कहानी में एक कहानी है आपकी मित्रता के ऊपर, कि मित्रता जैसे गहरे एवं मधुर संबंध के इर्द गिर्द जो आपकी कहानी रची गई है, उसके बारे में प्रश्न है, आपके लिए मित्रता के क्या मायने हैं और क्या मित्रता एक मौका है, जैसा कि वर्तमान समय में अधिकांश देखा जाता है कि लोग ऐसा समझते हैं। मैं यहाँ अपवाद की बात नहीं करूंगी, बहुत से लोग हैं जो अपवाद के रूप में हैं, जो उन्होंने मित्रता को एक मिसाल बनाया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लिए क्या मायने हैं मित्रता के। मेरी लाइफ में मित्रता के बहुत अद्भुत मायने हैं, बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में जो बहुत इम्पोर्टेंट, अगर कुछ कहूंगी कि एक रिलेशन रहा है, तो वो रहा है दोस्ती। हालांकि मेरी एक, आप इसे बदकिस्मती कह सकते हैं, क्योंकि पापा की जॉब लगातार ट्रांसफर होती रहती थी, तो मुझे हर 2 साल में अपना स्कूल बदलना पड़ा। लेकिन मैं जिस भी स्कूल से पढ़ी हूँ, वहां जो भी मेरे दोस्त बने, वो आज भी मेरे संपर्क में है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मित्रता है, अगर आप निस्वार्थ भाव से रखते हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है। और जो चीजें आपके पास लाइफ लॉन्ग रहती है, सोचो कितनी कीमती होती है। तो मेरी प्राइमरी क्लास की फ्रेंड भी आज भी मेरे कांटेक्ट में है, हमारी बात होती है। डेफिनेटली हमें ढूंढना पड़ा एक दूसरे को, क्योंकि उस टाइम हमारे पास फोन नहीं हुआ करते थे। और जब मैंने 9th 10th किया है, उस टाइम तो हमने चिट्ठियों के द्वारा कांटेक्ट रखा एक दूसरे से। तो वजह वही मैंने बताया कि डिस्कस करने के लिए आपको चाहिए कि आप सामने वाले पे ट्रस्ट कर सकें। और मैं अपने रिलेशंस में सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ अपने दोस्तों पर, क्योंकि दोस्त जो होते हैं ना, वो आपको जज नहीं करते। आप जैसे हैं वो आपको वैसे एक्सेप्ट करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि आप जैसे हैं उसमें कोई कमी है, तो डेफिनेटली आपको करेक्ट करते हैं। लेकिन वो आपको जज नहीं करेंगे, वो किसी थर्ड पर्सन के सामने आपको नीचा नहीं दिखाएंगे। तो मेरे लिए दोस्ती यही है कि आपकी बात से, जी अनीता जी, सहमत हूँ आपकी बात से, सहमत हूँ मैं। बिल्कुल। जब जजमेंट की बात आ जाती है तो वहाँ रिश्ता हो या मित्रता हो, दोनों ही फीकी पड़ जाती हैं। बात समझने की और समझाने की होती है, जज करने की नहीं होती। और मित्रता तो सभी रिश्तों में सबसे ऊपर है कि वहाँ आपको जज नहीं किया जाता, करेक्ट किया जाता है, और समझ ना समझ की बात रहती है। चलिए, अब अगली बात हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं, वहां आ रही ये बात उस शब्द की जिसे जो है कभी हथियार बना दिया जाता है, तो कभी मोहरा बना दिया जाता है, सेक्रीफाइस, जो कि रिश्तों के बीच की गर्माहट और नमी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ।
ये बात कि सेक्रीफाइस जरूरी है, मगर ऐसा अक्सर देखा जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच जो एक है वो सेक्रीफाइस करता है और दूसरा उसके बदले में भरपूर अवहेलना करता है। जैसे कि आपकी कहानी है तुम होती कौन हो, वो कहानी जो है वो दो बहनों की दिखाई है, इसमें प्रिया भी बीच में आती है, देखती है, वो एक दर्शक के रूप में है। तो उसका जो किरदार है निधि और राशि, उनके बीच में आपने जैसा रिश्ता दिखाया है, जो बात वहां बताई है कि एक कितना किस तरह से सेक्रीफाइस कर रही है, समझ रही है, और दूसरी बहन उसी जो है भाव से ना करके बल्कि की अवहेलना कर रही है, उसके स्नेह को और उसके प्यार को ना समझ के, उसके सेक्रीफाइस को ना समझ के उसको निंदा करती है। तो यहाँ क्या कारण है कि रिश्ता होकर भी दो बहनों में इतना फर्क होता है? यहाँ बहनों भाइयों की या दो लोगों की मैं बात करूं, रिश्ता ना भी हो, दो लोग हों जिसमें एक सेक्रीफाइस कर रहा है सामने वाले के लिए, मगर सामने वाला उसके सेक्रीफाइस को समझने के बजाय जो है और उल्टा ही व्यवहार करता है। मीना जी। देखिए, ये तो एक कहानी है और यहाँ मैं ये बताती चलूं कि इस किताब में जितनी कहानियां हैं सारी सच्ची कहानी है, इसमें एक भी कहानी काल्पनिक नहीं है और मैं बिल्कुल ये मानती ही नहीं हूँ कि कहानियां काल्पनिक होती हैं। परियों की कहानियों के अलावा कोई कहानी काल्पनिक नहीं है। तो इस किताब में जितनी कहानियां हैं सभी सच्ची कहानियां हैं, सभी अनुभव हैं। डेफिनेटली अगर मेरे ना हुए तो किसी और के हैं जो मुझसे कुछ जुड़ा होगा। तो अपने आसपास की चीजों को ही आप बुनते हैं और जब आप एक लेखक की नजर पा लेते हैं या आप जो मैंने बोला कि आप एहसासों से भरे हैं, तो आप ना जितना भी बचना चाहें आप बच ही नहीं पाएंगे। ऐसी चीजें अगर आपके पास घटेंगी तो आप अपने आप जुड़ेंगे। कहते हैं ना कि जैसे कर्मा आपको तलाश लेता है, आपके जो कर्म है वो आपको घूम फिर कर मिल जाएंगे। ऐसे ही कुछ भाव होते हैं जो विद्यमान है सृष्टि में और वो सही इंसान को तलाश लेते कि भैया हमें इसी को सताना है, ठीक है, इसी को परेशान करना है, इसे ही ये दुख समझ में आते तो इसे ही सारे समझाने हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन है और सेक्रीफाइस के लिए मैं मतलब कहानी में नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन अपना जो मेरा तर्क है सेक्रीफाइस के लिए वो जरूर रखना चाहूंगी कि ज्यादातर सेक्रीफाइस बड़े करते हैं, आपके बड़े भाई बहन या आपके माता पिता, या ज्यादातर। ऐसा नहीं कि इसका अपवाद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी आप पाएंगे फैमिली में छोटा मेंबर सेक्रीफाइस कर रहा है, बड़े नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन सेक्रीफाइस करना, जैसा कि प्रिया जी ने कहा, कि गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप रिश्तों को बचाए रखना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो सेक्रीफाइस कीजिए। यहाँ बस मैं इतना ही समझाना चाहती हूँ कि सेक्रीफाइस आप उतना कीजिए जितना आप कर सकते हैं, इतना मत कीजिए, क्योंकि होता है ना हमने उनके लिए ये किया और उन्होंने बदले में हमारे साथ ये किया। तो जो लाइन है ना, ये आपके दिमाग में दिल में कहीं हिट ना कर सके, बस उतना ही सेक्रीफाइस करें, क्योंकि जब आप ज्यादा सेक्रीफाइस करेंगे तो डेफिनेटली आप रोएंगे। तो वो रोने वाली सिचुएशन में ना पहुंचे। दुख लेना अच्छा है, क्योंकि आप दुख लेंगे तो आप उतना ही अनुभवी बनेंगे, आप उतना ही समझदार बनेंगे और डेफिनेटली आप ईश्वर के करीब पहुंचते हैं, क्योंकि कहा है किसी ने कि जब इंसान दुखी होता है ना तब भगवान को याद करता है। तो ईश्वर के करीब रहना, आप सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित है जब आप ईश्वर की शरण में हैं, और दुखी व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है, ये भी एक तथ्य है। तो आपके जी सेक्रीफाइस, हाँ, अति हर चीज की बुरी होती है, ये बात लोगों ने कही है कि अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो सेक्रीफाइसेस हो या किसी भी बात में हो। तो आप भले कुछ भी करें अपने बड़ों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, मित्रों के लिए, सेक्रीफाइसेस की बात जैसे मैंने कहा भी मैं इस बात से सहमत भी हूँ और वो जरूरी भी है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी रिश्ते को निभाने के लिए और आगे तक लेकर जाने के लिए। लेकिन उसमें अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान जो है वो गिरवी ना रखें, इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है। अगला एक और प्रश्न है वो मित्रता से ही संबंधित है। जहाँ दोस्तों की बात आती है तो कई बार उनके बीच में कुछ गलतियां हो जाती हैं या गलतफहमियां हो जाती हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में दोस्ती में गलती और गलतफहमी को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है और मैं जरूर कहना चाहूंगी प्रियंका जी, बहुत ही शानदार सवाल तैयार किए हैं आपने ये किताब से, जिनके आंसर मुझे भी बहुत सोच के देने पड़ रहे हैं। तो वैसे मैं सोचती समझती नहीं हूँ बोलते हुए, लेकिन यहाँ मुझे सोचना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा प्रियंका जी ने, तो उसी के हिसाब से मैं
अपना तर्क रख पा रही हूँ आपके सामने। तो जैसे कि गलती और गलतफहमी का सवाल है, तो डेफिनेटली दोस्ती में अगर गलती होती है तो दोस्त लोग माइंड नहीं करते, चल कोई नहीं, ठीक है, ये वाला रहता है। अगर गलतफहमी होती है तो वो तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो आपके रिश्ते को ब्रेक भी कर सकती है। तो गलती कीजिए, दोस्ती में गलती करना गुनाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जमकर गलती करें, लेकिन गलतफहमी में मत पड़े। जब आप गलतफहमी में पड़ेंगे तो आप खोएंगे, आप दोस्त भी खोएंगे, दोस्ती भी खोएंगे, और डेफिनेटली एक चीज और खोएंगे जो कि ट्रस्ट है। आप अगली बार दोस्ती करने से पहले डरेंगे, तो अपने आप को निर्भीक रखना है कि आप जब रिश्ते बनाने जाएं तो डरे नहीं, आप रिश्ते बनाएं, क्योंकि हर रिश्ता आपको एक सबक देकर जाएगा, सिखा कर जाएगा कुछ, और आगे आप कुछ नया करेंगे। तो दोस्ती करने में कोई बिल्कुल भी परहेज करने की जरूरत नहीं, कीजिए आप दोस्ती, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको सही लगता है, आप उससे दोस्ती कीजिए। बस इतना समझ कर रहिए, जब गलतफहमी आए तो जब आप समझाएं तो सामने वाले को समझ आना चाहिए। अगर सामने वाला अगर पहली बात तो गलतफहमी होगी तो जो सच्चा दोस्त होगा ना, उसे सामने वाले को समझाना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मेरे हैंड पे गलती हुई है, मेरे हैंड पे गलतफहमी हुई है, मैं गलतफहमी का शिकार हूँ, तो जो मेरा सच्चा दोस्त होगा ना, वो मुझे समझ लेगा कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया है या मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ तो उसकी वजह क्या है। उसको मिनट नहीं लगेगा गैस करने में कि भाई ये इस वजह से ऐसा कर रही है, इस वजह से इसके रिएक्शन ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोस्ती में थोड़ी बहुत भी कहीं पे गुंजाइश है, तो कहते हैं ना, धागा बराबर भी गुंजाइश है, तो आपका रिश्ता कमजोर है। तो अगर वो वाली चीज रहती है तो उस सिचुएशन में आप समझाने की कोशिश कर सकते हैं, आप समझाइए, और अगर सामने वाला सच्चा दोस्त है तो समझ लेगा, और नहीं तो टाटा बाय बाय चलता है फिर कुछ और नया। क्या बात है, बहुत सुंदर उत्तर आप दे रही हैं, और बड़ा अच्छा भी लग रहा है मुझे आपको सुनकर कि मुझे भी अब आगे मुझे लग रहा है कि मुझे और भी प्रश्न तैयार करने चाहिए थे। खैर चलिए, एक प्रश्न आपकी जो सबसे मुझे लगता है कि आपकी कहानी संग्रह का जो सबसे खूबसूरत भी और गहरी भी कहानी है, माया तुम नायिका हो, उसी से संबंधित ये प्रश्न मेरे मन में आया था कि हम रोल मॉडल को फॉलो करते हैं, आदर्श बनने की कोशिश करते हैं, या कहते भी हैं कि ये आदर्श है, इसकी तरह से करो। अपने बच्चों को हमने भी सुने हैं, जब हम बच्चे थे तो हमसे स्कूल्स में टीचर्स कहते थे, घर में बड़े पेरेंट्स वगैरह कहते थे कि इस तरह से, भाई देखो उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। हमसे बड़ों को भी आदर्श की तरह हमारे सामने पेश किया जाता था। तो कई बार लगता था कि भाई हम क्यों उनके जैसे बने। इसी बात को लेकर जो है ये प्रश्न मेरे मन में आया कि ये एग्जाम्पल तो दिए जाते हैं, मगर जमीनी स्तर पर यदि देखा जाए तो हरेक की जिंदगी में जो भी नायक नायिकाओं की बात की जाती है वो फिट नहीं बैठते। ये बात आप मानेंगे कि सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वास्तविक नायक और नायिका होना क्या है? देखिए, नायक और नायिका डेफिनेटली हमें प्रभावित करते हैं, क्योंकि पहले हम फिल्मों में इस चीज को देखते हैं कि हम कितना, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई किसी से प्रभावित है, कोई किसी से प्रभावित है, ठीक है। आजकल बच्चे जो एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उनके भी रोल मॉडल्स हैं, सब चीजें हैं, लेकिन उनको आप बहुत दूर से देख रहे हो। मेरी बात समझना, कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो उनको, आप बहुत दूर से देख रहे हो, आप उनको पर्सनली नहीं जानते। मे बी उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम हो और वो अपनी लाइफ के नायक ना हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा हम पास्ट में जाते हैं, मीना कुमारी होगी, परवीन बॉबी होगी, बहुत अजीब ट्रेजिक स्टोरीज हैं, जबकि वो इतना सक्सेसफुल, इतना फेमस रही हैं, बावजूद इसके उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल रहा, और स्ट्रगल करते हुए वो उनकी डेथ हुई। तो ये बहुत दूर की चीज है। अब आती हूँ कि पास में, जैसे समाज की बात होती है, हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि भाई उनके जैसा बनना है, तो मैं बिल्कुल सिरे से निकालती हूँ इस चीज को। अगर आपको ये कहना जाए कि आपको उनके जैसा बनना है, तो आपने वही मना करना है, क्योंकि किसी और की ख्वाहिशें आप अपने सिर पर ला देंगे तो आप अपने सिर पर बोझ ला देंगे, अपने मन पर बोझ ला देंगे। अगर केस दूसरा है कि हाँ ठीक है, आप भी सहमत हो कि मुझे उनके जैसा बनना है, तब बहुत अच्छी चीज है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों से कभी नहीं कहती कि आपको उनके जैसा पढ़ना है, आपको उनके जैसा बनना है, नो, नेवर। मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ, आपको अपना बेस्ट बनाना है, आप अपना बेस्ट वर्जन क्या बना सकते हो उसे स्ट्रगल करना है आपने, ठीक है। क्योंकि आप चाहो भी तो किसी के जैसे नहीं बन सकते, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
आप बहुत अच्छी चाहो बात भी आपने कही आप यहाँ। किसी से कुछ जी सीख सकते हो। ठीक है, प्रियंका जी बहुत अच्छा संचालन करती है, मैं चाहूँ भी तो मैं प्रियंका जी से जैसा संचालन नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपको किसी के जैसा नहीं बनना, आप उससे कुछ अच्छी क्वालिटी ले सकते हो, अपने अंदर ला सकते हो, तो आप उसके लिए स्ट्रगल कर सकते हो। लेकिन आप किसी के जैसा बनना, ये ख्वाहिश ही मत करना। जब ये आप ख्वाहिश करोगे तो आप जिसे भी अपना रोल मॉडल, जिसे भी अपना आदर्श मान रहे हो, आप उसकी हर चीज को पाओगे। किसी बिल्कुल, बड़े ये नेता के जब पेरेंटिंग आप की बात। पैर छूते हो ना, जब जी आप जी किसी के पैर छूते हो तो आप सिर्फ पैर नहीं छूते हो, आप आत्मसात करते हो उस इंसान का आचरण। पैर भी सोच समझ कर छूए। तो इसी तरह से जब रोल मॉडल आप बनाए तो रोल मॉडल भी सोच समझ कर बनाए। बाकी बिल्कुल, अपनी चुनना बहुत लाइफ में जरूरी है। हर वो इंसान नायक और नायिका है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और उस स्ट्रगल को पॉजिटिवली लेकर कर रहा है। वो सकारात्मक है, खुश है, बावजूद इसके कि उसकी लाइफ में चुनौतियां हैं, बावजूद इसके कि वो हैप्पी नहीं है, और बावजूद इसके हो सकता है वो अकेला हो, उसके पास रिलेशन ना हो। इसके बावजूद वो अगर बिल्कुल खुश, वो अपनी लाइफ का नायक है, वो अपनी लाइफ की नायिका है। और ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं अक्सर मिलती रहती हूँ, और मेरी लाइफ में भी हैं, मेरे दोस्तों में भी हैं। तो मैं उन सभी को नायक और नायिका मानती हूँ। सब आप अपने आप में एक नायक और नायिका हैं। बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। यहाँ बिल्कुल यही बात आती है कि बड़ी कहीं पढ़ा भी था मैंने, और मैं भी खुद इस बात को मानती हूँ कि अपनी जिंदगी के महाभारत के हम खुद ही अर्जुन हैं, तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और अपनी आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले अपने जीवन का नायक या नायिका बनने के लिए आपको खुद को जानना जरूरी है, बजाय इसके कि कौन कैसा है, कौन कितना आदर्श है, आप उसके जैसे बने। तो ये बात जैसा कि मीना जी ने भी कहा कि पेरेंटिंग के लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि माँ बाप बच्चों को ये ना कहे कि बड़ा करें कि आपको किसके जैसा बनना है, आपको अपना ये तो करना ही बेस्ट चाहिए, वर्जन खुद ही बहुत तैयार गलत करना है। ये बिल्कुल। तो बहुत गलत चीज है। और मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम्हें उसके जैसा बनना है या तुम्हें बहुत ऐसा अच्छी करना है। मेरे पापा ने कभी मुझे नहीं कहा। बिल्कुल। ये तो बातें हो गई आपकी कहानियों से संबंधित जो प्रश्न मेरे मन में आए थे। बात आती है लेखन की, तो जैसा कि मैंने खुद, और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मन के घाव प्रिंट होने से पहले मैंने ये पढ़ी और जानी और समझी, और जो है पहले जुड़ना एक अलग बात हो जाती है। उसके बाद पाठक के रूप में भी और एक समीक्षक के रूप में भी जब मैंने इसको पढ़ा, तो मैं एक लाइन में ही बात कहूंगी कि हाँ, पुस्तक पढ़ते हुए आप कहीं पर भी उसको छोड़ने का मन नहीं करता जब तक आप उसे पूरा ना पढ़ लें। क्योंकि कहानियों की जो ये एक सीरीज है, एक कड़ियां हैं, वो कड़ियां इस तरह से ना चाहते हुए भी एक अदृश्य सूत्र से बंधी हुई हैं कि आप उसे एक पढ़ने के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, जब तक आप 11वीं कहानी, अंतिम कहानी पर नहीं पहुंच जाते हैं और ये बात नहीं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ लेते हैं कि मन के घाव भरते हैं कि नहीं भरते हैं। हालांकि हर पहली कहानी से लेके अंतिम कहानी तक ये बात समझ में आती जाती है कि घाव नहीं भरने वाले हैं, हमें खड़ा होना सीखना होगा, दर्द के साथ भी, और चलना भी सीखना होगा। यह कथा लेखन पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी आपके तौर पर, क्योंकि देखिए बड़े रचनाकारों को, नामी गिरामी लेखकों को जो पढ़ते हैं तो बात उनकी होती है बहुत गहरी और बहुत जटिल सी, मैंने समीक्षाएं भी सुनी हैं, मगर सच बताऊं ईमानदारी से तो वो बातें कई बार सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। जब कोई नया लेखक लिख रहा है, वर्तमान समय में हो, आप पिछले समय में देखें, और हर लेखक, मैंने जो चीज नोटिस की है उसका लिखने का एक अपना तरीका होता है। जैसे हमारे साथ लेखन के सफर में डॉक्टर सुजाता वीरेश जी भी जुड़ी हैं, आप जुड़ी हैं, और भी रचनाकार बहुत जुड़े हैं। और मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि जो राइटअप करता है, जो लिखता है, वो अपना खुद का एक स्व होता है, उसे बचाए रखता है, तो वो लेखक कामयाब है। और कॉपी कैट बनने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आप निर्मल जी की तरह लिखें या आप शिवानी की तरह लिखें। वो अपने आप में ही है। आप मंटो बनने की कोशिश करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसमें जब बात आती है अपना स्वाभाविक खो देंगे, तो मैं यहाँ जाना चाहूंगी कि जो नए रचनाकार हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत की है, कहीं ना कहीं आप उनके सामने एक अनुभवी लेखक के तौर पर हैं कि 3 पुस्तकें आ चुकी हैं और कम से कम 9-10 वर्षों से आप परोक्ष अपरोक्ष रूप से लेखन करती आ रही हैं। तो कथा लेखन का सबसे अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? कैसे एक नए लेखक कहानियों पर अपनी पकड़ बनाए रख सकते हैं? देखिए, कहानियां, मैं सबसे पहले कहूंगी, कहानियां आप सोच कर नहीं लिख सकते। अगर आप सोचने बैठेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो कहानियों के लिए एक होता है ना कि जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं
अभी मैंने देव प्रकाश दुबे सर का भी एक शो अटेंड किया है, स्टोरी बाजी करके, यहीं फिर था सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अटेंड किया। तो उन्होंने भी अपना बचपन और अपना लेखक बनने का सफर एक कहानी के रूप में सुनाया, लेकिन उन्होंने वो सोचा नहीं, वो उनके साथ घटा था। उन्होंने वो सुनाया जो उन्होंने देखा था, महसूस किया था, जिससे वो गुजरे थे। तो आपकी जो कहानियां हैं, या जो मैं कहूंगी आपकी कहानियों का जो बेस्ट वर्जन निकल कर आएगा, वो वही होगा जो आप महसूस करके आए। एक वो लाइन है ना कि बारिश में भीगे बिना आप बारिश लिखना चाहोगे तो नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर वो भाव हो, या आप लोगों से उस तरह से जुड़ पाते हैं। जैसे कि अभी आपने डॉक्टर सुजाता वरेश जी का नाम लिया, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स। उनकी कहानियां मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती आई हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी भी कहानियां हमेशा सच्ची कहानियां, वजह वो टीचिंग जॉब में हैं, अभी भी वो काम कर रही हैं एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर। तो उनका जो जॉब रहा है केवीएस स्कूल की वजह से ट्रांसफरेबल जॉब, तो उन्होंने अपने आसपास को बुना है, और जब आप रियल चीजों को बुनेंगे तो पाठक उससे जुड़े बिना रह जाए, ऐसा होगा ही नहीं। हो गई। बात करूं मैं अर्चना सक्सेना जी, बहुत बेहतरीन कहानी लिखती हैं। जी वजह वो सोसाइटी में रहती हैं, बावजूद इसके वो उस लेवल तक सोच सकती हैं, उस लेवल तक समझ सकती हैं। तो ये वही चीज है कि एक अकेला इंसान, जैसे कहते हैं ना कि समाज के बिना इंसान नहीं रह सकता, इसी तरह है कि भावों के बिना भी इंसान नहीं रह सकता। और मैं बिल्कुल सिरे से मानती हूँ कि आपके सभी के अंदर वो भाव हैं। बस वो कहते हैं ना स्वार्थी इंसान, बस अगर आप वो स्वार्थी इंसान नहीं है तो आप कहानियां लिख सकते हैं, और उसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप खुद से शुरुआत करें। जब आप खुद को बेहतर व्यक्त कर पाएंगे, तभी आप दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे और उनके बारे में लिख पाएंगे। बस, जी और खास नहीं होता कहानी में, कहानी बस वही है, कोई कोई प्लॉट नहीं, कोई चीज नहीं। सबसे मेन जरूरी है कि जब आप लिखना शुरू करें तो आपका फ्लो ना टूटे। अगर आपने एंड तक फ्लो संभाल लिया तो पाठक का फ्लो नहीं टूटेगा, गारंटी है। जी फ्रेंड, बहुत बढ़िया बात। बस चलते चलते आप क्योंकि कविताएं भी लिखती हैं, ना केवल कहानियां। कहानियां तो खासियत है ही, आपकी कविताएं भी बहुत खूबसूरत होती हैं और गाती भी बहुत अच्छा है। तो एक निवेदन करूंगी कि चलते चलते एक सुंदर सा गीत हो जाए या कोई कविता ऐसी हो जाए जिसे आप हमसे साझा करना चाहें, आपकी पसंदीदा, और उसके बाद एक छोटा सा कोई संदेश हो हमारे श्रोताओं के नाम, तो वो भी। देखिए अभी मैं गा तो नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ। और अपनी कोई कविता पढ़ूं उससे पहले पूर्णिमा राय जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और अच्छा। काफी टाइम से बेड रेस्ट पे थी, काफी प्रॉब्लम हो गई थी उनको, और इन्होंने अपना जो लास्ट उपन्यास लिखा था, भीगी बारिशें जलते पलाश, जलते बहुत ही पलाश, बहुत है। बहुत तो मैं जरूर अपने दर्शकों और श्रोताओं को रिकमेंड करूंगी कि कहानी और उपन्यास पढ़ने के जो भी शौकीन हैं जरूर पढ़ें। उसमें लाइफ को ना, मतलब एक छोटे बच्चे से और एंड तक एक आप समझ लीजिए वो जीवनी टाइप की है, और हर जगह आप कहीं ना कहीं, मतलब आप जरूर कहीं ना कहीं आपको टच करेगा वो, शुरुआत से लेकर। जब आप बच्चे हैं, बच्चे के जो भाव हैं वो जरूर आपको टच करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा जरूर है उसमें, वो एंड तक आपको बांधे रहेगा। तो जरूर मैं चाहूंगी कि वो उपन्यास भी आप लोग पढ़ें, और पूर्णिमा जी जल्दी अपनी नई किताब लेकर आने वाली हैं, मैं वेट कर रही हूँ उनका। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पूर्णिमा जी को। बहुत सारे लेखक हैं जो लिख रहे हैं कहानियां भी और कविताएं भी, लेकिन डेफिनेटली वो लिखकर अपना काम खत्म कर रहे हैं, लेकिन पाठक उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। और फॉर श्योर इसीलिए प्रोग्राम चलाया गया था, और मैं थैंकफुल हूँ प्रियंका जी की, क्योंकि इन्हीं का विचार था कि हमें राइटर्स को इसके माध्यम से लेकर आना चाहिए, ताकि ठीक है हम छाप तो रहे हैं राइटर्स को, लेकिन वो पहुंचे कैसे पाठकों तक, तो उसी का एक जरिया है। तो हमारी कोशिश है, तो मैं चाहती हूँ जो भी दर्शक और श्रोता जुड़ते हैं वो जरूर इस चीज को समझें कि आप मत खर्च करें, आप महीने में सिर्फ एक किताब खरीदें। अगर आपको किताबों पे खर्च करना इतना ज्यादा महंगा लगता है, तो मैं चाहूंगी कि आप महीने में एक किताब खरीदें, 2 महीने में एक किताब खरीदें, जो भी आपका बजट है, लेकिन आप किताबें पढ़ें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक आप कुछ अच्छा लिख नहीं सकते हैं, अगर आप बहुत लेखनी जरूरी फील्ड है, में हैं। अब देखिए बहुत प्रियंका जी, मैं जरूरी है। देखा तो नहीं
नहीं बैठी हुई सुनाने के लिए, देख रही हूँ कुछ उधर मिलता है तो मैं जरूर साझा करती हूँ, और नहीं तो आप कहें तो इसी किताब की कविता आपसे साझा करती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल स्वागत है। आपने इसमें भी बहुत सुंदर कविताएं और कुछ कोट्स डाले हैं, 4 लाइनर 2 लाइनर, वो भी बहुत अच्छे हैं, जैसा कि एक मैंने भी पढ़ा था, तो आप चाहें तो इसमें से भी जरूर पढ़ सकती हैं। जी, एक किताब मैंने सॉरी किताब नहीं, कविता मैंने अभी कुछ टाइम पहले लिखी थी और ऑनलाइन ओपन माइक में पढ़ी हुई थी, तो मैं उसे ही पढ़ती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं कुछ ऐसा लिख लेती हूँ जो मुझे ही बहुत पसंद आ जाता है, तो उसी में से कुछ ऐसा है, तो मैं आप सभी के साथ जरूर साझा करूंगी। टाइटल नहीं है इसका, क्योंकि टाइटल सोचकर नहीं लिखा था। तो कई बार उदासी में, ठोकर और शाबाशी में, कई बार ऐसा होता है कि ठोकर लगी है आपको और शाबाशी का समय भी आया है, कभी आप अकेले हो, कि कई बार उदासी में, ठोकर और शाबाशी में, मायूसी से बचने के लिए, खुद से बहुत कुछ कहने के लिए, क्योंकि मायूसी अगर आप में आती है तो डेफिनेटली चाहे आप ठोकर खाए हो तब भी आप मायूस होगे, और आपको शाबाशी का समय है और शाबाशी देने के लिए कोई नहीं है तो तब भी आप मायूस होगे। तो कुछ ऐसा ही भाव है कि कई बार उदासी में, ठोकर और शाबाशी में, मायूसी से बचने के लिए, खुद से बहुत कुछ कहने के लिए, हाँ खुद को ही समझने के लिए, बारहा खुद को ही समझाने के लिए, खुद से ही जंग का ऐलान किया, खुद से ही जंग का ऐलान किया, मन अपना रण का मैदान किया। ध्यान दीजिएगा, आप अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, कि कई बार उदासी में, ठोकर और शाबाशी में, मायूसी से बचने के लिए, खुद से बहुत कुछ कहने के लिए, हाँ खुद को ही समझने के लिए, और बारहा खुद को ही समझाने के लिए, खुद से ही जंग का ऐलान किया, मन अपना रण का मैदान किया, और जमाने से खुद को बेजार किया। अपने आप ही हो जाओगे आप, जब आपको लगेगा ना मुझे ये डिस्कस करना है, मुझे कहना है और कोई नहीं है, तो आपको फिर आप अकेले ही हो, आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो आप जमाने से अपने आप ही अलग हो जाओगे। तो जमाने से खुद से ही जंग का ऐलान किया, मन अपना रण का मैदान किया, और जमाने से खुद को बेजार किया, खामोशी से खुद को तैयार किया, कि उस पल मस्तक पर लकीरें उभरी। ऐसा तब होगा जब आप नितांत चिंतन में हैं। हम लोग मतलब हमारे घर में ऐसा है कि कोई अगर गुस्सा हो गया, मान लीजिए मेरा कोई बेटा गुस्सा हो गया, हम कहते हैं वो आत्मचिंतन करने गया, छोड़ दो उसे, आ जाएगा। कुछ ऐसा ही है कि उस पल मस्तक पर लकीरें उभरी और भूत, वर्तमान, भविष्य की तस्वीरें उतरी। जब आप गहन चिंतन में होगे तो आपको अपना पास्ट भी दिखाई देगा, आपको अपना वर्तमान भी दिखाई देगा, और आप फ्यूचर में क्या घटने वाला वो जरूर सोच रहे होंगे। तो उस पर मस्तक पर लकीरें उभरी, भूत, वर्तमान, भविष्य की तस्वीरें उतरी, और पलकों ने खुद को बंद किया, आंखों में सागर उतर आया, कि पलकों ने खुद को बंद किया, आंखों में सागर उतर आया, मन खुद ही जाने क्यों भर आया। कोई आस पास ना होता था, सिर पर कोई हाथ ना होता था, और अंधेरे घेर लिया करते थे, कि अंधेरे घेर लिया करते थे, मन सवालों से भर दिया करते थे, और जवाब कहीं मिलते ना थे, और आसार भी कुछ दिखते ना थे। अब यहाँ आपके मन की सशक्तिकरण की सख्त आवश्यकता है। तब मैंने क्या किया, मैं वो बता रही हूँ कि तब माँ की तरह हो गई, माँ की तरह खुद को थपथपाया मैंने। जैसे मेरी माँ मुझे थपथपाती, शाबाशी देती, या मैं मायूस होती तो ठोकर लगने पे तो मेरे को उस मायूसी से निकालती, तो तब माँ की तरह हो गई मैं, और माँ की तरह खुद को थपथपाया मैंने। खुद पर खुद का ही हाथ रख, खुद ही खुद को सुलाया मैंने। बहुत धन्यवाद। ये कविता मैंने मदर्स डे पे पोस्ट करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी, तो आप सभी बहुत सुंदर कविता मीना जी, बहुत सुंदर, और बहुत सारी आज जो बातचीत रही, हमारे पाठकों की प्रतिक्रियाएं रही, बहुत सार्थक रही, और जो कार्यक्रम से जुड़े हैं जरूर उन्हें भी इससे लाभ होगा, और जो बाद में इस वीडियो को जरूर देखें कि उन्हें भी लाभ होगा। और बहुत गहन आपका लेखन है, इसी तरह से चलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और चलते चलते यदि कोई खास संदेश हो हमारे श्रोताओं के नाम, तो जरूर आज इस मंच से आप दे सकती हैं।
मीना जी। जी, संदेश बस इतना ही कि जीवन जो है इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समस्याओं में घिरने के बाद उसको समझ लेते हैं। बहुत से लोगों से, बहुत से लेखकों से, डेफिनेटली ऑनलाइन भी बहुत से लोगों से मैं जुड़ी, और बस कुछ कॉल्स, कुछ बातों के दौरान मैंने जाना कि किसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल है। वो ऐसा होता है कि कभी-कभी होता है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों होता है, कि लोग मुझसे 1-2 बार बात करने के बाद खुल जाते हैं और वो मुझसे अपना पर्सनल भी डिस्कस कर देते हैं। हालाँकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं लेना, लेकिन मेरे पास ज़बरदस्ती आती हैं चीज़ें। मैंने कहा ना, वो भगवान जी कहते हैं अच्छा इसको दो, ये सँभाल लेगा, तो वही वाली सिचुएशन मेरे साथ है। तो एक राइटर बहुत टाइम पहले मुझसे जुड़े, जिन्होंने काफ़ी मेरी तारीफ़ें करी हर मंच पे जोड़-जोड़ कर, बहुत ज़्यादा अच्छे से, कि मतलब वो दिखती ऐसी हैं या वो सख्त दिखती हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत मातृत्व से भरी हुई हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। कुछ टाइम बाद उनका बहुत अच्छा, उन्होंने फिर फेसबुक पर ही इस चीज़ को बताया कि मतलब मैं कटु हूँ बहुत। मतलब एक राइटर जो छोटी सी वजह से फ़ोन पे रो सकता है मेरे सामने, उसने मुझे बताया कि मैं कटु हूँ। डेफिनेटली वो मुझे डायरेक्ट नहीं बता सकते थे, तो उन्होंने अपने मैसेज के थ्रू मुझे बताया। ऐसे ही एक और भी लेखक मुझसे जुड़ी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं उन्हें बहुत मुश्किल वक़्त से निकाल कर लाई हूँ। मैंने भी बताया कि कमज़ोर क्षण में लोग मरने की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि मरने के बाद शायद दुनिया आसान है, जबकि हमें पता ही नहीं कि मरने के बाद दुनिया आसान है कि नहीं है। सही बात है। में आप हो उसे आसान बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरा सवाल लोगों से यही रहता है। और जो मतलब कहेंगे इसको, मतलब कभी-कभी मेरे पतिदेव भी कह देते, तुमने ही ठेका ले रखा है क्या सबको समझाने का? तो डेफिनेटली मैंने ठेका नहीं लिया है, लेकिन मेरे को लगता है कि आपके जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए। तो मेरे पास जो मैंने सर्च किया है, जो मैंने ढूँढा है कि मेरे पास जो उद्देश्य है, अगर मुझे कोई कमज़ोर दिखा, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई बच्चा हो सकता है, वो कोई बड़ा हो सकता है, बुज़ुर्ग हो सकता है, और डेफिनेटली वो कोई जेंट्स, लेडीज़, कोई भी हो सकता है। अगर मुझे कोई कमज़ोर दिखा, तो मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, अगर उसने मुझसे कुछ कहा, मैं पूछने नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। मैं किसी को फ़ोन कॉल्स भी नहीं करती, कभी भी। मेरी आदत है, मुझे दोस्तों से बहुत गालियाँ पड़ती हैं, सब मुझे गालियाँ देते हैं मेरे दोस्त। फ़ोन नहीं होता तुझसे? तो नहीं होता, आदत नहीं है, क्या करूँ मैं गालियाँ खा लेती हूँ, यार ठीक है, अब एक गंदी आदत है, सँभालो, दोस्त हो तुम लोग। तो अगर चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो मैं उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। मैं अच्छा ठीक है, तेरी प्रॉब्लम है, तू झेल, ये वाला एटीट्यूड मुझ में है ही नहीं। मैंने कोशिश भी करी, मैंने कई बार मारा है अपने अंदर के इस रावण को, जो लोगों की भलाई करने चल देता है, लेकिन क्या करूँ, इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है वो, ठीक ही नहीं होता है। तो मैं बस आपको यही सपोर्ट देना चाहूँगी, जो भी मेरे साथ इस वक़्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद दूँगी, क्योंकि बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स आप लोगों के आए हैं। तो मेरा लिखना कितना सार्थक है, वो मुझे पता लग रहा है, और मैं उसकी शुक्रगुज़ार हूँ, और जल्दी एक नई किताब आपके साथ साझा करूँगी, जो इसके बिल्कुल अपोज़िट होगी। वहाँ आपको मन के घाव नहीं, कुछ और ढंग का मिलेगा। तो डेफ़िनेटली मेरी कोशिश रहेगी कि वो आपको और अच्छे भावों से भर सके। और संदेश के रूप में सिर्फ़ यही कहूँगी कि जीवन बहुत आसान है, जो ज़रूरी है वो कीजिए। किसी और के उद्देश्य को, किसी और की इच्छाओं को अपने ऊपर मत लादिए। अपनी इच्छाएँ भी देखिए, और जैसा कि मैंने कहा, सैक्रिफाइस सिर्फ़ उतना कीजिए जितना आप सह सकें। एक वो कोट है ना, कि मतलब कि सामने वाले को आप उतना ही कहिए जितना जब वो उल्टा कहे आपको, तो आप बर्दाश्त कर सकें। तो मैं इसको ना सैक्रिफाइस से जोड़ती हूँ, कि आप उतना ही सैक्रिफाइस कीजिए कि सामने वाला आपके लिए ना करे तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है? आप अपने मन की शांति के लिए, अपने दिल को अच्छा रखने के लिए, अपने दिमाग को शांति से भरा रखने के लिए आप अच्छा कीजिए, क्योंकि आपका धरती पे आने का उद्देश्य यही है कि आप कुछ अच्छा करें। तो उस उद्देश्य के साथ जिए, और जैसे मैंने बताया कि मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने सामने किसी कमज़ोर को, वो कोई भी हो सकता है, मैं उसे कमज़ोर नहीं देख सकती, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं जिस भी तरह से उसे सशक्त बना सकूँ। और मेरे बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कहते हैं, कि एप्रिशिएट करते हैं कि मम्मा आप कैसे कर लेती हो ये, आप कैसे मतलब सामने वालों को ऐसे कर देती हो। तो मैंने बोला बेटा मैं कुछ नहीं करती हूँ, सबके अंदर है, मैं बस जगाने की कोशिश करती हूँ कि जाग जाओ।
बसी हुई लाइफ बल है, सबके अंदर उसको अच्छा जी बना, सबके अंदर है, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। तभी तो जब ये अगर ये धार्मिक मुद्दों और ऐसी चीजों की बात होती है तो मेरा बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट जाता है, यार वापस आओ, भगवान ने आपको ऊपर से धर्म के नाम से नहीं भेजा नीचे, आपको इंसान बना के भेजा है, वापस आओ, आप किस चीजों में फंस रहे हो, क्योंकि नहीं है, धर्म से पहले आपका कर्म है, और अगर आप सिर्फ इसलिए किसी से नफरत कर रहे हो कि वो अलग धर्म का है, तो फिर तो भैया आपके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है, और डेफिनेटली वो ऊपर वाले ने नहीं बनाया, वो नीचे वालों ने बनाया है, तो उस चीज से बचे। बिल्कुल। हालांकि मैंने सोचा था कि ये कार्यक्रम वाकई लंबा जाएगा, लेकिन इतना लंबा जाएगा मुझे भी नहीं अंदाजा था कि 1 घंटा 20 मिनट हो गए हैं। हालांकि लेखन का सफर कार्यक्रम 1 घंटे का ही हम लोग रखते हैं, लेकिन बातचीत और प्रतिक्रियाओं के साथ में मिलकर जो है ये कार्यक्रम ना हुआ है। और बहुत शुक्रिया उनका जो आज पाठकगण के रूप में जुड़े हैं और श्रोताओं के रूप में जो हमसे जुड़े हैं, और खासकर मीना जी आपका बहुत धन्यवाद कि आप जुड़ी और आपने अपनी उस छवि को बरकरार रखा जो कि है स्पष्ट और मुखरता। आप जितनी मुखरता से अपनी बात को लिखती हैं उतनी मुखरता से कहती भी हैं, स्पष्टता से कहती हैं। तो बहुत शुक्रिया। आपकी नई पुस्तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्रतीक्षा है कि जल्द से जल्द वो हम सभी पाठकों के बीच में होगी, और जल्दी ही फिर हम उसके बारे में भी लेखन के सफर पर चर्चा करेंगे। चलते चलते इन 4 पंक्तियों के साथ हम विदा लेते हैं। और जैसा कि प्रश्न का उत्तर मिला है कि मन के घाव भरते हैं कि नहीं भरते हैं, तो वो उत्तर कुछ इस तरह से मैंने पंक्तियों में ढाला है कि बदल दे जो हार को जीत में वो मन है, बदल दे जो हार को जीत में वो मन है, आशाओं का बिगुल बजाता वो मन है, सूख जाता है 2 आंखों का पानी मगर, सूख जाता है 2 आंखों का पानी मगर, घाव भरते ही नहीं है जिसके वो मन है, घाव भरते ही नहीं है जिसके वो मन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और जल्दी ही किसी नई किताब नई रचनाकार के साथ हम फिर जुड़ेंगे आपसे लेखन का सफर कार्यक्रम में। यदि आप भी इच्छुक हैं, आप प्रकाशित लेखक हैं, तो मुझसे मैसेंजर पर संपर्क कर सकते हैं, आप इस लेखन का सफर का हिस्सा बन सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी और सभी पाठक गणों का। विदा लेते हैं, जल्दी मिलते हैं, ख्याल रखिए। बहुत ही खूबसूरत संचालन रहा और बहुत ही सुंदर प्रश्नों को आपने इस कार्यक्रम में रखा। डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा डिस्कस करने को मिला और बहुत अच्छा आप लोगों की सभी की समीक्षा रही। तो एक बार पुनः मैं सभी पाठकों को और साथ जुड़े सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस प्रोग्राम को देखने वाले बहुत से लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भेज रहे हैं, लेकिन क्योंकि बैक स्टेज मैं ही हैंडल कर रही हूँ तो मैं कमेंट्स को पॉपअप नहीं कर पाई हूँ, लेकिन प्रोग्राम के बाद सभी के कमेंट्स का मैं जवाब दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। नमस्कार।